खबर होगी फटाफट से। एसएससीजीएल 2022 प्रीलिम्स 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक को चार्टर दिया था? एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? केवल भूभाग, लैंड ओनली, ट्रेड एंड लैंड, नो लैंड ट्रेड, या बोला था नन ऑफ द वो, भूभाग नहीं व्यापार। मैंने कहा शुरू में एक स्लोगन से शुरू हुई थी, भूभाग नहीं, सिर्फ बिजनेस करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमीशन के प्रीलिम्स में पूछा गया है किसी के में, बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था। देखो अब इस कथन को कभी गलत मत कर देना, 1599 में ही इसकी स्थापना हुई है। 31 दिसंबर 1600 को तो चार्टर मिला है, 31 दिसंबर 1600 को मिला है चार्टर। तो इसको भी अपने नोट्स में एडिट करिए और लिखिए, अगर कभी पूछेगा फॉर्म कब किया गया इसको, फॉर्म इन 1599, एकदम ठीक है। जिसको द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, एकदम से ठीक है, द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए दिया गया था। भैया बताया कितने ईयर्स के लिए? 15 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। जो मोनोपोली दी गई थी, मोनोपोली हम पढ़ेंगे 1813 के एक्ट में खत्म होगी मोनोपोली। इसने 1608 में सूरत में कारखाना खोलने का निर्णय लिया? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी के एक अधिकार को जेम्स प्रथम ने क्या बोले, नहीं ठीक है ना, सी 1608 में सूरत के निर्णय लिया, निर्णय पूछ रहे हैं, डिसीजन लिया। मैं सोच रहा हूं निर्णय 1608 में सूरत में कारखाना खोला, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहला कारखाना उन्होंने अस्थायी खोला था, वो मसूलीपट्टनम में खोला था, और मसूलीपट्टनम के बाद में फिर उसको 1613 में आपका सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोली थी, स्थायी जिसको हम बोलते हैं व्यापारिक कोठी उन्होंने स्थापित की थी, है ना। तो 1613 में तो, लेकिन ये डिसीजन जब लिया गया था, ये इसी डिसीजन के साथ में हॉकिंस आगे गया था कि परमिशन मिल जाए कैसी बिजनेस की, यानी बी गलत है, सी सही है। कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने खत्म कर दिया था 1609 में? नहीं भैया, 1813 के एक्ट में, 1813 के एक्ट में खत्म हुआ था। उसमें भी आपका वो चाय वाला तो बच गया, चाय का एक अधिकार थोड़ी ना खत्म हुआ था, चाय का एक अधिकार चीन के साथ व्यापार, वो एक्सेप्शन केस में आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की असंयमित व्यावसायिक गतिविधियों पर क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में शामिल थे। व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, और जिसे जिसे जिसमें पहले स्थान पर क्या था? तो पहला नंबर किसका आएगा भाई? कंट्रोल करने के लिए बताओ भी फटाफट से, तो कंट्रोल करने के लिए भी पढ़ा ना, उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या था आपका? रेगुलेटिंग एक्ट था पहले नंबर पे। आगे तो और कसा जाएगा, लेकिन पहला स्थान हमेशा किसका रहेगा? रेगुलेटिंग एक्ट का, क्योंकि शुरुआत इसमें की गई, क्योंकि ये जान गए थे कि भाई 1772 में जो आपका सीक्रेट कमेटी थी उसने बता दिया था कि ये भ्रष्टाचार में शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था, अकबर था। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम रिक्त स्थान के तहत समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कैसे खत्म किया? 1858 के एक्ट से। तो सबसे पहला ईसाई चर्च कहां पर है भैया? केरल में है। कहां पे? केरल में है। भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था? आईबी के एग्जाम में पूछा गया, आईबीएसईआईयू 2012, थॉमस द अपोस्टल, थॉमस द अपोस्टल। कौन सा सेरामपुर मिशन से संबंधित था? सेरामपुर मिशन, सीडीएस परीक्षा 2022 यूपीएससी का क्वेश्चन है। विलियम कैरी कौन था? ये मुख्य बिशप था। विलियम कैरी कौन था? ये मुख्य बिशप था। उसका साथी था मार्समैन, और उसके साथ में था आपका क्या बोलेंगे, विलियम वार्ड। डेविड हेयर नहीं था भैया। कौन कौन थे? 1, 2 और 3 थे, केवल 1, 2, 3। ईसाई मिशनरियों के किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई, कि वो भारत में खुले तौर पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं? बताएंगे। इससे भैया 1813 के एक्ट से दी गई, 1813 के एक्ट से। ओके। ईसाई मिशनरियों ने 1818 में, ठीक है, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर? मध्य प्रदेश। आपका साथी जो सर्विस कमीशन एमपीएससी ने पूछा इस क्वेश्चन को 2019 के मेंस में। तो ईसाई मिशनरियों ने 1818 में कहां पे? सेरामपुर। सेरामपुर कहां पे पड़ता है? किस स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है भैया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली, दोहरी प्रणाली का मतलब क्या हो गया आपका? क्या पूछ रहे हैं? ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम मतलब दो तरह का सिस्टम हो गया, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और आपका किसके लिए? नागरिक संबंधी मामलों के लिए, कंपनी के मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो दोहरी प्रणाली किसमें बात की गई? पिट्स इंडिया एक्ट में, विलियम पिट द यंगर ने जो बनाया, क्या बोलेंगे, 1784 में। ये हम आगे पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दिए गए कथन संबंधित हैं? भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य, ठीक है, ब्रिटिश पोजेशंस या ब्रिटिश ऑक्यूपेशन कहा जाएगा। आक्रामक युद्धों और संधियों पर एक सामान्य निषेध रखा गया, कि भाई ऐसा नहीं होगा गवर्नर जनरल किसी भी युद्ध के लिए या किसी भी ट्रीटी के लिए, किसी भी वॉर के लिए या ट्रीटी के लिए, ऐसा नहीं होगा कि वो आपका उससे क्या करेगा? आपका ट्रीटी साइन कर लेगा। ये किसमें बोला गया आपका? बोलेंगे 1784 के पिट एक्ट में कहा गया। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो टी का बिजनेस बचा था और चाइना के साथ में, और थोड़ा सा हिस्सा मैंने बताया अफीम के लिए, तो ये क्या होगी? ठीक बात होगी एकदम से। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ किया। क्या कर दिया इसने? कंपनी की जो साथी आपका भारतीय राज, भाई अगर आप बात समझिए, छोटा सा एक लॉजिक लगाना, बात यह है कि इसने जो ऑक्यूपाइड किए एरिया, और ऑक्यूपाइड एरिया जो थे आपका, वो ब्रिटिश शासन के अधीन आएंगे या नहीं आएंगे? आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो ब्रिटिश राज जो है अपनी संप्रभुता को बढ़ा रहा है या नहीं? उसका क्या बोलेंगे, आपका स्ट्रेंथनिंग आपका उसको दे रहा है या नहीं? स्ट्रेंथिंग तो मिल रही है कि ब्रिटिश शासन को भी उसका राज्य क्षेत्र जो है उसके क्षेत्र वो ब्रिटिश आधिपत्य होंगे, तो उसकी संप्रभुता बढ़ रही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था? नहीं, सिर्फ उनके वेतन दिए जाते थे, नियंत्रण में नहीं आया। भारत का राजस्व मतलब संपूर्ण भारत की बात हुई। तो एक और दो ठीक होगा, एक और दो ठीक होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे? कौन से प्रावधान किए गए थे बताएं एक बार। चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, गलत बात है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का पॉइंट है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए, किसमें, 1813 में। ये दोनों ही मेजर बातें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगा, केवल 1 और 3 बनेगा। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। एमटीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया, आप कहेंगे भैया 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में क्या सही नहीं है। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को, व्यापार को समाप्त कर दिया। ईसाई मिशनरी भारत आए, उन्होंने बोला कि उन लोगों को जाकर एनलाइटन करो। एनलाइटन करना सिर्फ एक बहाना था, बात यह थी कि यहां पर ईसाइयत को बढ़ाना था। ओके, तो क्या बोलेंगे, आपका ये क्या बात होगी, अब एकदम से सही बात होगी। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया, एकदम सीधी सी बात है। ठीक है, 1813 में क्या हो गया भाई, अब कंपनी कमजोर हो गई ना। आप बात समझो, कंपनी का एक अधिकार छीन लिया, कंपनी को मोनोपोली थी, और कंपनी की जब मोनोपोली खत्म हो गई तो कौन मजबूत हुआ, कंपनी तो कमजोर हो गई ना। तो ब्रिटिश सरकार के सामने कंपनी कमजोर हो गई, कमजोर हो गई, यानी कि ब्रिटेन जो है, देखो अपने देश में मौजूद होते हुए भी अपने देश से बाहर भारत के निर्णय ले पा रहा है, यानी उस समय के ब्रिटेन क्या बाहरी संप्रभु है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। तो वो बाहरी संप्रभुता को दर्शा रहा है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार व्यापार को, देखो चाय का व्यापार सहित नहीं, चाय का व्यापार रहित वर्ड आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि चाय का व्यापार तो एक्सेप्शन केस है ना, चाय का व्यापार थोड़ी ना खत्म हुआ था। ये गलत हो गया, सी गलत है, सी गलत है, सबका आंसर भी सी आया। 1833 के चार्टर एक्ट ने रिक्त स्थान के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया। इसको बनाया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को। कौन बना था भैया, बेंटिक बना था, विलियम बेंटिक, 1833 में। कब बना था, 1833 के एक्ट से। चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में भी पूर्ण उन्मूलन, भाई 1813 में मैंने बोला आंशिक रूप से खत्म किया गया था, आंशिक, लेकिन पूर्णतः कब खत्म हुआ था, 1813 में। पूर्ण उन्मूलन एकदम से सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, जी ठीक है भैया। बॉम्बे और मद्रास कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित थे, तो छीन लिया गया था प्रांतों से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आपका गलत नहीं, सही है, अभी शक्ति से वंचित थे, छीन लिया गया था पहले ही। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार भी समाप्त कर लिया। एसएससी सीपीओ 2024, 2025 का सीपीओ कौन कौन देने वाले हैं, एक बार थम्स अप करो। 2025 के सारे एग्जाम देने एसएससी के, ईजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, आपका साथी। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हो, जेएसए हो, जो भी एग्जाम आप मतलब आप एलिजिबल हो उस एग्जाम को देना। पहले ड्रा मत करो एग्जाम से उसको देख के कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, एफर्ट्स तो लगाओ, तब पता चलेगा। तो किस देश के साथ में व्यापार, चाइना के साथ व्यापार था, चाइना के साथ। निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक, 1813, बिहार पुलिस एसआई। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित कर दिया गया, 1833, 1843। डीएसएसबी जूनियर सेक्रेटरीट, अच्छी परीक्षा का अच्छा प्रश्न, दोनों ही विकल्प में दिए गए हैं, बताओ क्या चुनोगे। मैंने कहा जब तक अधिनियम का नाम ना आ जाए, अधिनियम का नाम ना आ जाए, ठीक है, अगर एक्ट दे तभी 1833 का एक्ट से इसको किया गया, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन में कहीं भी एक्ट नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया किस वर्ष आपका, तो क्या बोलेंगे, एलन ब्रो के टाइम पर, एलन ब्रो के टाइम पर इसको अवैध घोषित किया गया। रिक्त स्थान ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उसके सेपरेट कर दिए गए, किससे, आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन से। जैसा कि हमारे यहाँ आज भी कार्यपालिका कार्य अलग है, विधायिका के अलग है। ये किया गया 1853 के एक्ट से। ठीक है, अंतिम चार्टर अधिनियम से इसको किया गया था। भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया, एनटीपीसी में पूछा गया भैया क्वेश्चन है, कब बोलेंगे सीधा शासन, क्या बोलेंगे, 1858 से आया, 1858 से। आंसर करते चले। भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई भी बोलते हैं इनको कई बार, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे लिखे ना जीओआई, तो समझ जाना 1858। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, बताएंगे। 1 अगस्त 1858 को पारित किया गया था, मैंने कहा था इसकी डेट पूछी जाती है, सीडीएस में पूछा गया आपका, तो आप बोलेंगे नहीं भैया 1 नवंबर को आया था, 1 नवंबर को, यही गलत हो गया। भारत पर शासन करने की शक्ति जो रानी के पास थी, द पावर टू रूल इंडिया वाज वेस्ट इन क्वीन, एकदम ठीक है। भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम आया, हाँ उन्होंने प्रॉमिस तो यही किया कि भाई भारत में बेहतर सरकार के लिए सिविल सेवा प्रारंभ की गई। क्या बोलेंगे यहाँ पे, भारत में क्या सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी, बोलेंगे फटाफट से, सिविल नहीं यार, भारत सरकार के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत होगा, बोलेंगे केवल एक गलत होगा इसमें, तो केवल एक कह रहे हैं बच्चे कि ये गलत होगा। भारत सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी 1858 से, हाँ सिविल सेवा की व्यवस्था के लिए प्रतियोगिता के आधार पर 1853 में बात की गई, और वो शुरू की गई कहां पर, आपका 1858 एक्ट। ओके, बहुत बढ़िया भैया, बी होगा, बी होगा, बी होगा, कुछ दोस्त कह रहे एक और बी होगा, आंसर करेंगे तभी चलेंगे। सॉरी आगे कर दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस आएंगे। 1 अगस्त 1858 स्टेटमेंट है, ये क्या ठीक है, तो आप बोलेंगे सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी। जितने भी लोग कह देंगे वो गलत है, प्रतियोगिता के आधार पर होगी, जब घोषणा होगी एक्ट तभी का माना जाएगा, तभी का माना जाएगा। तो कौन कौन से आपका कथन गलत हो गए, 1 और 4 गलत हो जाएंगे, 1 और 4, 1 और 4, बहुत बढ़िया, आ जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता को स्थापित किया, ठीक है, एकदम से सही। भाई संप्रभु होगी ना, सवीन होगी, उसने पावर अपनी बढ़ा ली। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत पहला कानून बनाया, हाँ जी, अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके, एकदम ठीक है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में किसी भी लोकप्रिय भागीदारी के बिना पूर्ण शाही नियंत्रण के सिद्धांत द्वारा हावी था। देखो क्या लोकप्रिय भागीदारी कोई हमारे यहाँ थी, आप कहेंगे नहीं भैया, क्योंकि वो तो कहाँ पे बैठे हुए थे, ब्रिटेन में बैठा हुआ था स्टेट सेक्रेटरी आपका, राज्य सचिव, लेकिन उसकी लोकप्रिय भागीदारी के बिना भी पूर्ण शाही नियंत्रण हमारे यहाँ पर लागू था। ठीक है, 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, कौन से कथन सही है, 1, 2, 3 हो जाएगा।
1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा। ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर। ये किसकी घोषणा थी? भैया बोलेंगे एलिजाबेथ की घोषणा याद है ना, कब किया? वो तो 1600 का चार्टर है। यहाँ पर है महारानी विक्टोरिया। कौन से पार्क में पढ़ा गया? मिंटो पार्क में पढ़ा गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे भारत के गवर्नर जनरल पद को भारत के वायसराय पद में बदल दिया। यही बात सही है? ये तो सही है भैया। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, दोहरी सरकार की प्रणाली जो बनी थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको खत्म कर दिया। जी भैया सही बात है। इसने भारत के लिए राज्य सचिव के लिए एक नए कार्यालय का निर्माण किया कि 1858 में उसका ऑफिस भी बना था। हाँ जी, ऑफिस भी बना था, जो भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ नियुक्त था। एकदम ठीक है। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत में 5 सदस्यीय काउंसिल थी क्या? 5 थे क्या सदस्य? आप कहेंगे नहीं भैया 5 नहीं थे। कितने मेंबर रखे गए थे राज्य सचिव की हेल्प के लिए? भैया 15 मेंबर्स थे, 15। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? किसमें कहा गया? 1858 के एक्ट में कहा गया, 1858 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद प्रदान किया? 1858। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट अभी 2024 में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तमिलनाडु टेट। कहीं से भी खोज लेंगे प्रश्न को, कहीं भी होगा छुपा हुआ, वहीं से निकाल के लाएंगे। क्या बोलेंगे? भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा। अब देखो मैग्ना कार्टा आ जाए, इसी में कुछ और बोलने लग जाए, आर्टिकल वगैरह बोल दे, तो आपका फिर कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हम तो 32 को कह देंगे, कुछ 35 को कह देंगे, कुछ कुछ अलग अलग आंसर देते थे। आपसे पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ते थे। क्या पूछा? भारतीय लोगों का। तो कौन सा होगा भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा? जो क्वीन का प्रोक्लेशन है, जो उसने घोषणा की, महारानी की जो उद्घोषणा 1858 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राज्य सचिव के विषय में सत्य है? स्टैनली भारत के प्रथम राज्य सचिव बने थे। स्टैनली, एडवर्ड स्टैनली। दूसरे कौन थे? चार्ल्स वुड। भारत के राज्य सचिव का कार्यालय जो ऑफिस है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया? नहीं भैया। ऑफिस जो बना वो किससे बना था? आपका 1858 से बना था, 1858 के एक्ट में। जब पोस्ट बनाया तभी ऑफिस बनाया, तो क्या हो जाएगा? तो सही पूछा ना, कौन सा सत्य है? केवल एक सत्य हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो 1858 के बाद में आया, इस कानूनों के उद्देश्य के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को अतिरिक्त सदस्यों द्वारा मजबूत किया गया। ठीक बात है। जो 6 से कम नहीं थे और संख्या में 12 से अधिक नहीं थे। आपको पता है 1861 में कहा गया, जिसमें गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाना था, जिनके लिए पद धारण का समय था। हो, ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं? भैया उनका समय 2 वर्ष था। शायद हम इसको बताना भूल गए थे। आपको बताया था या नहीं बताया था मैंने? मुझको जिक्र करना चाहिए था। बताएंगे एक बार? क्या मैंने दोस्त इसको आपको बताया था या नहीं? कितने दिन के लिए? 2 वर्ष के लिए 1861 में बताया तो चाहिए यार। हाँ ठीक है, बताया था। कितने के लिए? इनका कार्यकाल कितने दिन के लिए था आपका? 2 वर्षों के लिए बताया है। ओके बॉस, मुझे लगा कि मैंने छोड़ दिया, अभी नोट करते नहीं तो कुछ भी मिसिंग होगा उसको क्वेश्चन के माध्यम से करके फिर दिया दोस्त उसको नोट कर लेंगे। ओके 18 कहाँ पे आ गए? इतना कार्यकाल कितना होता था ये ना? कितना होता था कार्यकाल आपका सीजीएल एग्जाम? 2 ईयर्स। आगे आएंगे। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया? बनारस के राजा। बोलेंगे भैया बनारस के राजा को शामिल किया था। पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह को, बनारस के महाराज ईश्वरी नारायण को, दिनकर राव को। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? पोर्टफोलियो प्रणाली आई कब आपका? बोलेंगे भी फटाफट से 1861 के अधिनियम में, 1861 एक्ट में। और कौन सा उस टाइम पे? मैंने आपको बताया, इसीलिए कार्यकाल हमको याद रखने हैं। अच्छा स्टूडेंट बनना है। कैनिंग आपको याद रखना 1856 टू 1862 है। इसके बीच में जो कुछ होगा वो कैनिंग के टाइम पे होगा। ओके। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, जो कि एक संशोधित अधिनियम था, जिसे केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। कितनी संख्या बढ़ गई थी बताएंगे? पहले होती थी 10 से 12, 1861 में 10 से 12, और इसमें क्या बोला गया था आपका? 10 से 12 बोल रहा हूँ, सॉरी 6 से 12 होती थी ना, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। उसको क्या कर दिया गया था? 10 से 16 कर दिया गया था। और अगले अधिनियम में आपका 1909 में क्या बोल दिया गया था? उसको 60 कर दिया गया था। ऐसे संख्या बढ़ी है, ऐसे। ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद में संख्या में वृद्धि की, 10, 16, 12 और 60। बताओ क्या बोलेंगे? भैया 16 होगी। क्या होगी? संख्या में वृद्धि। मैक्सिमम का आंसर करेंगे। भारत परिषद अधिनियम, डीएसएसपी टीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है। 1909 में विधान परिषद की सीटों को बढ़ा दिया गया। कितना? 1909 में 60 कर दी गई। छोटा सा क्वेश्चन है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम में अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया गया। 1909 में क्या सशक्त बनाया गया? अनुपूरक क्वेश्चन पूछ सकते थे। 1892 में तो भैया अनुपूरक नहीं पूछ सकते थे, लेकिन 1909 में क्या बोला गया था पार्लियामेंटो में कि आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और बजट पर बहस तो पहले ही अधिकार मिल गया था, ये तो पहले ही मिल गया था। ठीक है। इस अधिनियम में मुसलमानों को एक अलग आपका पृथक निर्वाचक मंडल मिला, एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। हाँ जी, तो दोनों ठीक हो गए, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 मॉर्लेमेंटो सुधारों के संबंध में सही कथन की पहचान करें। एक सही जो स्टेटमेंट है उसको बताना है। भारत के राज्य सचिव मॉर्ले और भारत के वायसराय मिंटो के तीसरे राजा के नाम पर, कोई मतलब है? मिंटो ने सत्येंद्र पी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य नियुक्त किया। ये सही बात है एकदम से। भाई किसमें हुए थे वो? मैंने आपको कहा मेन एग्जीक्यूटिव में, गैर सरकारी में नहीं। इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न समुदायों को एकजुटता के लिए आया था। मैंने क्या बोला? तो हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने के लिए, कांग्रेस के बीच में खाई पैदा करने के लिए। मॉर्ले मिंटो सुधारों के अनुसार केंद्र में विधान परिषद के सदस्यों की 3 श्रेणियां थी। ऐसी कोई श्रेणी नहीं बनाएगी। श्रेणियां तो सिर्फ आपका किसकी थी? सरकारी और गैर सरकारी की। ठीक है, वो पहले से ही चली आ रही थी। ठीक है, आगे बताएंगे। किस अधिनियम में सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया गया? अब ऐसे प्रश्नों को क्या है, तुम छोड़ देते हो, बोलते ऊपर से पढ़ लेते हैं और ऊपर से पढ़ने के चक्कर में गोता खा जाते हो। मैंने आपसे वादा किया है आपकी जीएस एक टॉप लेवल पर होगी, आपको विषयों की समझ होगी, आप पढ़ने के अलावा दोस्त, मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि आप पढ़ा पाए और आप पढ़ा पाओगे।
ये मेरा प्रॉमिस आपसे हमेशा। बी बहुत बढ़िया भैया, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को बढ़ाया 1919 में। क्या बोलेंगे आप लोग? भैया ये सही नहीं है, ये तो सही है एकदम से। इसने तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया था, मुस्लिमों के लिए दिया गया था, और जो 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था, इसने किसको दे दिया? यूरोपियों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस। तो इसने तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया। नहीं, केंद्रीय कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाई गई थी। आप कहेंगे नहीं भैया, आरक्षित विषयों पर कानून बनाती थी कार्यपालिका, और उस एग्जीक्यूटिव को नॉट रिस्पॉन्सिबल किया गया था, रिस्पॉन्सिबल नहीं किया गया था। सीडीएस का प्रश्न है ये, सीडीएस जानते हो, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम कराती है, आप सब भी देना ग्रेजुएशन के बाद में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो इसके लिए एलिजिबल हो। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य जो आरक्षित रिजर्व्ड विषय थे और आपका हस्तांतरित अर्थात अंतरित, जिनको ट्रांसफर्ड विषय हम बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? आरक्षित विषय कौन से थे? यूपीएससी साथी आपका पेपर 1 में पूछा गया, जीएस में। न्याय प्रशासन था इसमें या नहीं था? था भैया। स्थानीय स्वशासन किसमें था आपका? आप क्या बोलोगे? जो स्वशासन है वो तो आपका दोस्त हस्तांतरित में, आरक्षित थोड़ी था ये। भू राजस्व किसमें था आपका? लैंड रेवेन्यू, जमीन संबंधित, कृषि जो था आपका, भू जमीन किसमें था आपका? तो ये भी आपका मुख्य विषय, ठीक है। पुलिस किसमें थी आपका? पुलिस भी आपका दोस्त, क्या बोलेंगे? 1, 3 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के रूप में भी जाना जाता है, इसके नाम पे एसएससी जेई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस अधिनियम में शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स इनटू 3 लिस्ट्स, जी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, जी हाँ। दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। क्या दलित वर्ग के लिए बात हुई थी या नहीं हुई थी? बोलेंगे। याद रख लेना, ये बिंदु हमने बात नहीं की, जो याद रख लेना, मैंने आपको कहा था 1919 का जो अधिनियम था उसमें आपका जो विस्तार किया गया, किसके लिए? आपका सिखों के लिए किया गया, ईसाइयों के लिए किया गया, उसे 1935 में विस्तारित करके दलितों के लिए भी कर दिया गया। इस बिंदु को लिखे, हाँ, इस पे एक छोटा सा पॉइंट लिखना, हाँ, दलितों के लिए भी इसको विस्तारित कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसमें? उपयुक्त सभी बन जाएगा। आगे आएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? 321 है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, अब जो बच्चे ये कहते हैं भैया एसएससी की जीएस जो है ना वो समझ में नहीं आती, आप जब एक लेवल पे पढ़ लोगे ना तुम ये बोलोगे एसएससी की जीएस तो बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, छुटकी जीएस है, छुटकी जीएस लगेगी तुम्हें वो। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अधिनियम में 110 धाराएं, 12 अनुसूचियां थी, नहीं 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देसी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, जी हाँ, बात की गई थी, बात की गई थी। देसी रियासतें और आपका प्रांत को मिलाकर के बात की गई थी। अधिनियम में केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, इसके बीच में केंद्र के लिए संघ सूची और आपका क्या बोलेंगे, इकाइयों के मध्य, इकाइयों को प्रांतीय सूची में, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, किया गया था। 2 की बात करें तो 2 विषय दिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को नहीं भैया, साफ तौर पर पहली बार ऐसा हुआ था कि वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया था, वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ये भी गलत हो गया। तो क्या पूछा है? कौन से कथन सही है? कौन से कथन है आपका जो सही है? बी और सी, बी और सी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ए और डी क्या हो जाएंगे? आपका गलत हो जाएंगे, ठीक है। बी और सी, बी और सी सही है, बी और डी। कुछ बच्चे कह रहे हैं बी और डी, दोबारा देखिए कुछ गलत किया क्या हमने? अधिनियम में ये तो गलत ही है, ये तो एकदम गलत है। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई जिसमें प्रांत और देसी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, एकदम ठीक बात है, ये तो बी तो ठीक है। सी, केंद्र में, केंद्र एवं इकाइयों के मध्य, इंग्लिश पढ़ते हैं, डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट। यूनिट्स की बात नहीं की गई, इकाई का मतलब मैं यहाँ प्रांत लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ इंग्लिश में भी यूनिट्स दिया हुआ है शब्द दोस्त, यूनिट्स नहीं, प्रोविंसेस आना चाहिए, प्रोविंसेस आना चाहिए। यूनिट क्या बोलेंगे आपका? सेंटर एंड प्रोविंसेस, केंद्र और प्रांत आना चाहिए ना, ठीक है आगे, क्योंकि उसने उसी शब्द का इस्तेमाल किया है, द यूनियन एंड द प्रोविंशियल लिस्ट्स, ये तो फिर ये भी गलत हो गया। बी सही है। डी, अवशिष्ट शक्तियां, तो ऐसा कोई विकल्प इसमें दे रखा है? बी और सी सही है, ऐसा दे ही नहीं रखा है इसमें, नहीं, ये क्या हो गया? गलत हो गया ना, तो सॉरी, मैं अभी ये बताता हूँ, गलत हो गया ना, तो ए, सी और डी गलत है और केवल बी सही है, ऐसा तो विकल्प ही नहीं है, इसके तो संभावना ही नहीं है ठीक होने की। तो इसका मतलब है ये अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। देखो दरअसल में नाम दिया गया था वहां पे वायसराय, वायसराय नाम दिया गया था, ठीक है, वायसराय। भैया इसको देखना है, इसके ऑप्शन वगैरह, तो फिर ये यही मानता होगा कि यही ठीक है, यानी ये वायसराय इसको मानना नहीं चाहिए वैसे ये, ठीक है। अगर ऑप्शन इस तरह से देता है तो फिर इसने क्या माना है कि वायसराय को ही इसने गवर्नर जनरल काउंट कर लिया है, ठीक है, फिर इसने ये काउंट कर लिया। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो फिर तो हमारा बनेगा आपका ऑप्शन के हिसाब से क्या, कि बी और डी, बी और डी ये सही हो जाएंगे, ठीक है, अगर हमें विकल्पों में ही जाना है तो, क्योंकि सी तो सही नहीं हो सकता। आगे आगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान किए गए थे यहाँ पे, जी भैया किए गए थे। रक्षोपाय वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, हाँ जी की गई थी। सांप्रदायिक और अन्य समूहों से पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहाँ पे किया गया था, मतलब जो आपका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात है यहाँ पे वो बात की गई थी, जी भैया, अन्य संप्रदायों के लिए की गई थी। एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, जी भैया की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दी गई थी, तभी तो आपका क्या हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1937 में, यानी प्रांतीय स्वायत्ता भी दी गई थी। ABCDE ठीक हो जाएगा, क्या बोलेंगे? ABCDE, यूजीसी नेट में पूछा गया, और नेट का मतलब यूपीएससी ही समझ लो। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? तो 1931 में आपका रिजर्व बैंक बना था, फेडरल कोर्ट बना था 1937 में, रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को बना था, संघीय लोक सेवा आयोग, बताओ भी फटाफट से। यूपीएससी बना था, फेडरल एफपीएससी, मैंने क्या बताया था? एफपीएससी कब बना था? एफपीएससी बना था 1935 में, और यही एफपीएससी क्या बना था? यूपीएससी बना था 1950 में, कब? 1950 में। और यही पीएससी कब बना था? पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था? तो पब्लिक सर्विस कमीशन बना था 1919 के एक्ट से, ये बात भी ठीक हो गई, यानी 1935 में ये क्या बन गया था आपका? संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन इंडिया काउंसिल थोड़ी ना बनी थी, इंडिया काउंसिल याद है, मैंने आपको बताया था, इंडिया काउंसिल
कि आपका वायसराय होगा और उसके साथ में 15 अन्य व्यक्ति होंगे, 15 अन्य व्यक्ति होंगे। इट वाज द न्यू चार्टर ऑफ सिलेरी, इट वाज द न्यू चार्टर ऑफ सिलेरी। यह गुलामी का नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम के बारे में किसने दिया? नेहरू जी ने कथन दिया था, नेहरू जी ने। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? देखो यूपीएससी नाम से पूछ रहा है तो 1926 में। अब क्योंकि इसने 1950 नहीं दे रखा है, 1950 देते 1950 पे जाना होगा। इसका मतलब 1925 नहीं पूछ रहा है, आधार यानी मूल प्रश्न पूछ रहा है जब इसकी रूट्स पड़ी थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? जो फेडरल कोर्ट भारत में आया, फेडरल कोर्ट 1937 में 1935 के अधिनियम से आया। भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत इनमें से किस अधिनियम ने की? जो फेडरल कोर्ट है 1935 के अधिनियम से आया, 1935 के अधिनियम से आया। भारत का संघीय न्यायालय वर्ष में स्थापित किया गया था। 1935 लगाते ही आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार एक्ट नहीं पूछ रहा है, इस बार एक्ट नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है किस वर्ष में। तो वर्ष कौन सा आएगा? 1937। तो दोस्त एक्ट और उसका ईयर याद रखना है हमेशा। जैसे मैंने बोला महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला, तो 1919 के एक्ट से मिला, लेकिन वर्ष पूछ रहे तो 1921 कहेंगे, क्योंकि वो लागू तब हुआ। भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में किस एक्ट के द्वारा? तो संघीय न्यायालय आपका 1935 के। अब एक्ट पूछ रहा है तो एक्ट को आंसर देंगे, यह भी पूछा गया रिसेंट में। तो ये भारत के किस वायसराय ने घोषणा की थी? क्या बोलेंगे भैया? लिलित ने घोषणा की थी। आरटीएफएसआई लिलित द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? एक तो नाम पूछ लिया, एक में तो लिलित पूछ रहे किस वर्ष में अगस्त प्रस्ताव आया। किस में आया भैया? 1940 में आया। ओके, अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था? इसने युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की गई थी, हाँ जी, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई थी। इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद में विस्तार की सिफारिश की, जिसमें गोरों से अधिक भारतीय शामिल थे, यानी अब भारतीयों को बढ़ाया जाएगा। ये भी सही बात है भाई। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भैया आप जानते हैं अगस्त तो क्रिप्सो ये सब विफल प्रस्ताव रहे थे। आप आराम से बोल पाएंगे किसी भी बच्चे से कि ये सब विफल थे। विफल क्यों थे ये भी मैंने आज की कक्षा में आपको समझाया कि किसका क्या मत था और विफल हम क्यों रहे। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था? किसकी वजह से चला? अगस्त प्रस्ताव या लिलित को। मैंने कहा था दो नाम आएंगे, लिलित की वजह से, अगस्त प्रस्ताव। गोलमेज सम्मेलन से इसका कोई लेना देना? आप कहेंगे नहीं भैया, गोलमेज सम्मेलन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अगस्त प्रस्ताव की वजह से। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की वजह से चला। क्या बोलेंगे? अगस्त, अर्थात केवल दो सही इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन, देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में आया, प्रीलिम्स में। आराम से आंसर करना और जवाब देना। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नहीं भैया, देखो भारतीय रियासतों द्वारा तो नामित सदस्य होंगे, लेकिन जो विधानसभाओं में होंगे वो नामित थोड़ी ना होंगे। वहां पर चुनाव की बात की गई थी। क्या बात की गई थी? भारतीय संघ बनाएंगे, जो विधानसभा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें प्रांतीय विधानसभाओं से जो व्यक्ति आएंगे वो चुनकर आएंगे, और रियासत राजा जिस व्यक्ति को भेजेगा वो नॉमिनेशन से आएंगे। ये तो बात गलत हो गई, ये तो बात गलत हुई। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। ठीक है, मतलब अलग हो सकते, अलग अलग सब हो सकते थे। तो केवल दो सही है, केवल दो सही है। बताइए क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मार्च 1942 में क्रिप्स ने वॉर कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया, मार्च 1942 में। ठीक है, क्या बोलेंगे? आपका सही बात है, सही बात है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिशन के साथ सरदार पटेल नहीं थे भैया, कौन बताए थे मैंने आपको? अबुल कलाम। मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कौन थे? अबुल कलाम। कांग्रेस की तरफ से यही आधिकारिक वार्ताकार, ऑफिशियल नेगोशिएटर्स यही थे। नेगोशिएशंस कौन करेंगे? अबुल कलाम और नेहरू जी करेंगे। तो ये बात तो गलत होगी, यही गलत है। युद्ध के पश्चात हर बात में यही कहते थे, वॉर के बाद में क्या करेंगे? मैंने आपको बताया मिशन में डोमिनियन, युद्ध के बाद। अब इनसे यही तो कहते हैं तुमको खुद नहीं पता युद्ध में क्या होगा, तुम क्या करोगे युद्ध के बाद में? निम्नलिखित में से कौन, अब देखो आप यूपीएससी के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है किसी तरह के आसान, बहुत सारे स्टेटमेंट टफ भी होते हैं, लेकिन जब हम चीजों को विस्तार से पढ़ते हैं ना तो हमको जवाब देना आसान हो जाता है। लेकिन आप जब पढ़ोगे नहीं, आप शॉर्ट मेथड अपनाओगे, आप ये सोचोगे कि बहुत सूक्ष्म में मैं कुछ कर लूँ, तो सिर्फ आप अपने साथ न्याय नहीं करोगे, साथ में आप अपने परिवार के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है। ठीक है, और इससे बहुत सारे बच्चों ने तो सोचा था कि यार फाउंडेशन मतलब बेसिक बेसिक सा कुछ होगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। बच्चों ने क्या सोचा था, इसमें तो ऐसी कुछ बेसिक बेसिक सा करा के बच्चों को बहका देंगे। मैं यही तो चाहता था कि जो भरोसा रखते हैं वही आएंगे और उनके भरोसे पर खरा उतरना है ना, ऐसे खेल होता है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तात्कालिक प्रभाव था? क्रिप्स मिशन विफल हुआ तो तुरंत क्या शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। बोलेंगे बेटे, आगे आएंगे। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? छठे के डी को देखिए, सिक्स का डी क्या हो गया? युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन बनाने का प्रस्ताव किया। तो सही बात है ना बच्चा, संविधान सभा का गठन। क्या सिक्स में? सिक्स में कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ये तो सही है, तीनों कथन सही है बच्चों। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? बताएंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। आसान क्वेश्चन है तो बोलो भैया, ऐसे प्रश्न को तो उड़ा देंगे। राजगोपालाचारी फॉर्मूला निम्नलिखित वर्षों में लाया गया था। राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? जुलाई 1944। ठीक है, कामयाब नहीं हुआ था वो भी कामयाब नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था कि सीमांकन कर लेंगे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों पर, हम बैठ के चुनाव कर लेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। देखो ये मुझे आपको लिखवाना था कि सी राजगोपालाचारी जी ने एक पुस्तक लिखी द वे आउट, लेकिन ये प्रश्न मैं आपके हित में छोड़ना चाहता था कि अगर आपने आज की कक्षा को बहुत अच्छे से किया तो उस कक्षा को करने के बाद में सी राजगोपालाचारी जी की क्या समझ थी, उसके बाद आप इन विकल्पों का चुनाव करें और आंसर देने का प्रयास करें। बोले द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव था? ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से युद्ध सलाहकार परिषद बने, ये तो अगस्त प्रस्ताव में बात की गई थी, वॉर एडवाइजरी काउंसिल की। जी भैया। केंद्रीय कार्यकारी परिषद इस प्रकार पुनर्गठन करना कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर इसके सभी सदस्य भारतीय नेता हों। क्या बोलेंगे? ये बात कहां पे की गई थी भैया? वेवेल में कर दी गई। 1945 के अंत में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नई चुनाव और जल्द से जल्द संविधान बनने वाली संस्था बुलाई जाएगी। 1945 के अंत में, ये तो किसी को पता ही नहीं था, ऐसी तो बात ही कहीं की नहीं की। ये बात करते थे युद्ध के अंत में, युद्ध के बाद। युद्ध पता थोड़ी था ना कब खत्म होगा।
संवैधानिक गतिरोध का समाधान। ऑप्शन डी कौन चल सकता है? सॉल्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिडॉक्स। उन्होंने क्या कहा था कि हम मुस्लिम लीग और हम देख लेते हैं और जो सदस्यों का चुनाव होगा वो हम लोग कर लेंगे आपस में बैठ के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों का सीमांकन करके वोटिंग के आधार पर। ऑप्शन डी आप चुन पाए ना, बहुत बढ़िया। कह रहा सर जी सॉरी बोल दो। जी भाई साहब सॉरी। मैं तुमसे ही सॉरी बोलता हूँ, अभी तुम देखना किसी दिन जाके पुष्पा मूवी, है ना। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में वो देखा, वो उसे इंस्पेक्टर से कैसे कहता है, इधर वो खड़ा हुआ है, अब वो इंस्पेक्टर से उस इंस्पेक्टर को बुलाता है सॉरी बोलने के लिए। अब वो इंस्पेक्टर से अपनी वाइफ के कहने की वजह से सॉरी बोल देता है, वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है तो उसे सॉरी बोल देता है, लेकिन वहां खड़े होकर आपने देखा कई बार जो है बाद में जाके वापस जाता है और जो वहां खड़े हुए लोग हैं उन सबसे सॉरी बोलता है, लेकिन उससे नहीं बोलता। आगे आगे हो। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूले को किसने तैयार किया था? ये राजगोपालाचारी ने। सॉरी बोल देना चाहिए, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है ना, आप कभी उससे छोटे नहीं हो सकते। फिल्में तो कुछ भी दिखा देती है ना। निम्नलिखित में से किस योजना ने प्रस्तावित किया कि वायसराय की कार्यपरिषद के सभी सदस्य वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके भारतीय होंगे? ये वेवेल योजना में कर दिया गया था, अभी हमने रिसेंट में पढ़ा था, ठीक है। 1945 की वेवेल योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कार्यकारी परिषद में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व होना था, आप कहीं नहीं भैया, आधा आधा होना था, यानी 1/3 नहीं 1/2 होना था। आधे का मतलब होता है 1/2, 1/2 कहें या 50% कहें, हिंदू और मुस्लिम बराबर होने का मतलब क्या है कि बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। वेवेल ने किसी समझौते पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक सम्मेलन कहां पर बुलाया था कि भैया किसी भी समझौते पर हम पहुंचे उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, शिमला में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन बात क्या बन गई थी, बिगड़ गई थी, बिगड़ गई थी। किसने बिगाड़ी थी बात? मुस्लिम लीग ने। उन्होंने कह दिया हम तो अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगे, हम लोग खुद चुन करके भेजेंगे, ठीक है, चुनाव उनाव। विभाजन के समय कितने आपका 565, वेस्ट बंगाल कमीशन सर्विसेज ने पूछा। एनटीपीसी का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना तैयार की उसमें गणमान्य व्यक्तियों में कौन शामिल था? जिन्ना शामिल था क्या कैबिनेट मिशन में? कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें तीनों कैबिनेट मंत्री थे, पैंथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, एटली उस टाइम पर ब्रिटेन का पीएम था और माउंट बेटन तो बाद में आए। उस समय पर तो क्या था, जब कैबिनेट मिशन आ रहा था तब वेवेल था। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या ठीक हो जाएगा बताएंगे? कौन व्यक्ति शामिल थे, तो बी शामिल है, यानी ए ठीक हो जाएगा। कौन शामिल है, सिर्फ ए शामिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की। कैबिनेट मिशन में एक संघ की बात की गई थी, जी भैया, लेकिन कैसे संघ की बात की गई थी? राज्यों के संघ की बात की गई थी, जिसमें वो जो राज्य हों वो अलग ना हो पाए। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को बढ़ाया क्या? भारतीय न्यायालयों की कोई बात की गई थी, नहीं भैया। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीय प्रदान किए, आईसीएस की इसमें कोई बात की गई थी, नहीं भैया, वो तो 1853 के एक्ट में ये बात थी। तो केवल एक है, ध्यान से पढ़ा तभी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर। विकल्प एक ही एकदम से ठीक है भैया। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया था, मतलब हेड कौन था इसका, लीडरशिप किसके हाथ में थी? पैंथिक लॉरेंस के हाथ में थी। किसके? पैंथिक लॉरेंस। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना है। अब देखो इसको एनडीए यूपीएससी करा रहा है, तो क्वेश्चन का एक लेवल होगा। क्वेश्चन का लेवल क्या है बताएंगे? परिकल्पना क्या थी? क्या यहाँ पे फेडरेशन की बात की गई थी? क्या यूनियन ऑफ फेडरेशन की बात की गई थी? या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सिर्फ एक सरकार निर्णय लेगी? नहीं भैया, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की गई थी, राज्यों के संघ की। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भेजा गया था क्या? क्या यहाँ पे सरकार की बात हुई थी कि कोई नेशनल गवर्नमेंट होगी, ऐसी कोई बात आपने पढ़ी? नहीं भैया। सत्ता का हस्तांतरण होगा और उसके लिए एक संविधान होना चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई इनको स्वतंत्र करना तो इनके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करनी होगी। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की जो मांग थी उनके ब्यूरो पर काम करने के लिए, जिन्ना की डिमांड्स पर काम करने के लिए आए थे क्या? नहीं भैया। तो क्या बोलेंगे? केवल दो। बीपीएससी अभी 2023 में पूछा गया, रिसेंट। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। आसान प्रश्न है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसीलिए मैंने आपसे कहा बहुत विस्तार से चीजों को सीखें। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई, कांग्रेस ने मनाया था क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, इसको तो मुस्लिम लीग ने मनाया था, जिन्ना इसकी लीडरशिप में थे, हेडेड बाय जिन्ना। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था, जी भैया, राजा बाजार से इसकी शुरुआत हुई थी, कलकत्ता से, ठीक है। अखबारों का वर्णन मैंने आपको दे दिया इसमें। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य है? केवल एक, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। मुस्लिम लीग ने कितनी डेट को डीएडी बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एक्शन डे, तो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? 16 अगस्त को, इसीलिए 2022। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिससे हमको स्वतंत्रता मिली, क्या बोलेंगे? यदि भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो तो एक गवर्नर जनरल। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों अधिराज्यों, दो अधिराज्य होंगे, दो डोमिनियन होंगे, दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, लेकिन वो अगर चाहें तो एक कॉमन गवर्नर जनरल भी रख सकते हैं। ये बात की गई थी, हाँ जी की गई थी। रियासतें स्वतंत्र रहने या भारत पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, यानी कि कह रहे हैं कि रियासतें स्वतंत्र हैं, भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में। जी भैया, स्वतंत्रता दी गई उनको, 562 मिल गई, 3 को हमने कैसे कैसे मिलाया वो मैंने आपको आज बता दिया। दोनों प्रभुत्व अपने अपने देशों का गठन करने के लिए, बोथ डोमिनियंस टू फॉर्म देयर आर्म कंट्रीज, एकदम से ठीक है। तो तीनों ठीक हो गए इसमें, तो भाई अपने अपने देशों का गठन करने के लिए दो डोमिनियन की बात की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली, रॉयल एसेंट कब मिला था, रॉयल अप्रूवल कब मिला था? जुलाई 1947, जून 1947, मई 1947। अब आप डेट भी बता दो मुझे, ऐसी चीजों को आप इग्नोर कर जाते हैं बहुत बार। जुलाई 1947, क्या बोलेंगे, कब मिला था? 18th ऑफ जुलाई, 18th ऑफ जुलाई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सीडीएस अभी पूछा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको रॉयल एसेंट मिला, एकदम से ठीक है, ठीक है, ये ना। 1947 के अधिनियम में भारत संविधान की मूल रूपरेखा निर्धारित की।
1947 के एक्ट से भारतीय संविधान की मूल रूपरेखा, इस बात को जरा गौर करिए, कहां पर भारतीय संविधान की मूलभूत रेखा की बात की गई थी। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित, एकदम से ठीक है। इस अधिनियम में प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने और अपने अपनाने की असीमित शक्ति, भाई अपना संविधान खुद बनाएंगे वो दोनों डोमिनियन। लेकिन ये 1946 के कैबिनेट मिशन में, 1946 का जो कैबिनेट मिशन है उसमें भारतीय संविधान की मूलभूत रेखा मतलब बेसिक आउटलाइन तो कहां से आई, कैबिनेट मिशन से। उन्होंने कहा कि भाई एक संविधान सभा होगी, 389 मेंबर्स होंगे, संविधान होगा। ओके। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिकॉग्नाइज बाय सेक्शन किससे मिला है भैया, 81 से। ये मैंने आपको बता दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत तुरंत क्या बन गया था? भारत क्या बन गया था? मैंने बताया भारत रिपब्लिक हो गया था। रिपब्लिक हम हुए 26 जनवरी 1950 को। क्या हम लोकतांत्रिक राज्य बन गए एकदम से? क्या परिभाषा हमको मिली थी यहाँ पर? उपनिवेश की। मैंने आपको समझाया था 15 अगस्त 1947 कल की कक्षा में, कल या परसों की कक्षा में शायद समझाया था कि हम डोमिनियन बने थे। ठीक है, सबरीन हम बने थे आपका कब? आज आपके लिए होमवर्क देते हैं, एक आपको डेट लिखनी है जरा। भारत संप्रभु कब बना? वैन भारत संप्रभु कब बना? ये आप सारे साथियों के लिए मेरा प्रश्न है। जो भी दोस्त वीडियो को बाद में देखेंगे, अभी नहीं है, जरूर आंसर करना वीडियो के बाद में, ठीक है। ये दर्शाएगा आपके हौसले को।